सीधा है। अफ्रीका से भारत में आदि मानव कैसे आए? क्या वे सीधे आए? क्या रास्ते में सभ्यताएं मिली? क्या यहां पहले से कोई और इंसान था? जलवायु बदल रही है, बारिश कम हो रही है, झीलें सिकुड़ रही हैं, जानवरों के झुंड दूर जा रहे हैं। हर बीतते मौसम के साथ एक सवाल गहरा हो रहा है, क्या यहीं रहना सुरक्षित है? उनके बुजुर्ग शायद कहते होंगे, यही हमारी धरती है। लेकिन युवाओं की आंखों में एक अलग चमक है। क्षितिज के उस पार क्या है? इसी क्षण मानव इतिहास का सबसे बड़ा निर्णय लिया जाता है, रुकना या निकल जाना। उन्होंने निकलना चुना। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं थी, यह एक जुआ था, अज्ञात के खिलाफ। क्योंकि अफ्रीका के बाहर की दुनिया उनके लिए शून्य थी। न उन्हें पता था कि समुद्र कितना गहरा है, न यह कि सामने रेगिस्तान है या हरे भरे मैदान। लेकिन प्रकृति का दबाव किसी भी डर से बड़ा था। यह समूह धीरे धीरे उत्तर पूर्व की ओर बढ़ा, इथियोपिया से होते हुए लाल सागर की दिशा में। उनके कदम छोटे थे, पर इतिहास के पैमाने पर वही कदम आज हमारी पहचान बन चुके हैं। वैज्ञानिक आज इस पल को आउट ऑफ अफ्रीका माइग्रेशन कहते हैं। डीएनए के धागे हमें बताते हैं, आज दुनिया का हर इंसान उन्हीं कुछ 100 लोगों का वंशज है। लेकिन यहां एक रहस्य छुपा है। पुरातत्व के प्रमाण बताते हैं कि इससे पहले भी कुछ मानव समूह अफ्रीका से बाहर निकले थे। वे मध्य पूर्व तक पहुंचे, लेकिन फिर लुप्त हो गए। क्यों? क्या जलवायु ने उन्हें मिटा दिया? क्या वे किसी और मानव प्रजाति से हार गए? हम निश्चित नहीं हैं। इतना तय है, 70,000 साल पहले निकली यह लहर अलग थी। यह लहर रुकी नहीं। उसने समुद्र देखा, रेत देखी, पहाड़ देखे और आगे बढ़ती रही। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि उनकी यह यात्रा एक दिन भारत की धरती तक पहुंचेगी। और लाखों साल बाद हम सब उसी निर्णय की कहानी सुन रहे होंगे। यह कहानी सिर्फ प्रवास की नहीं है, यह साहस की शुरुआत है। धरती के इतिहास में करीब 3 लाख साल पहले पूर्वी अफ्रीका की घाटियों में एक नई प्रजाति ने जन्म लिया, होमो सेपियंस। यह वही प्रजाति है जिसे आज हम मानव कहते हैं। लेकिन उस समय की दुनिया आज जैसी नहीं थी। अफ्रीका हरा भरा भी था और क्रूर भी। कभी घास के मैदानों में शेर दहाड़ते थे, तो कभी महीनों तक सूखा पड़ता था। मानव छोटे छोटे समूहों में रहते थे, 20 से 30 लोगों की जनजाति। वे शिकारी थे, संग्रह करता थे और प्रकृति पर पूरी तरह निर्भर थे। उनके पास न खेती थी, न स्थायी घर। हर दिन जीवन और मृत्यु के बीच संतुलन था। लेकिन उनमें एक चीज अलग थी, सोचने की क्षमता। उन्होंने आग को नियंत्रित करना सीखा, पत्थर को आकार देकर औजार बनाए, शिकार की रणनीति बनाई और शायद पहली बार कहानियां सुनाई। लेकिन अफ्रीका में वे अकेले नहीं थे। उत्तर में नेंडरथल, पूर्व में डेनिसोवन और लाखों साल पहले भारत तक पहुंच चुके होमो इरेक्टस। मानव इतिहास उस समय एक प्रतिस्पर्धा था। कई प्रजातियां एक ही ग्रह पर जीवित रहने की जंग में। फिर आया जलवायु परिवर्तन। अफ्रीका की झीलें सिकुड़ने लगीं। सहारा क्षेत्र में हरियाली कम होने लगी। शिकार के झुंड बदलते मौसम के साथ आगे बढ़ गए। हर बार जब सूखा आता, जनजातियों को नई दिशा में जाना पड़ता। धीरे धीरे यह स्थानीय पलायन एक बड़े प्रवास की भूमिका बन गया। डीएनए आज हमें बताता है, सभी आधुनिक मानव एक छोटी सी अफ्रीकी आबादी से निकले हैं। एक जेनेटिक बॉटलनेक हुआ था, जहां मानवों की संख्या बेहद कम रह गई थी।
यह संख्या शायद कुछ हजार ही थी। यानी अगर उस समय कुछ गलत हो जाता, अगर कोई महामारी फैल जाती, अगर कोई प्राकृतिक आपदा आ जाती, तो आज मानव जाति अस्तित्व में ही नहीं होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि हुआ यह कि कुछ समूहों ने उत्तर पूर्व की दिशा पकड़ी। वे लाल सागर के पास पहुंचे और पहली बार उन्होंने क्षितिज के उस पार देखने की कोशिश की। अफ्रीका उनका जन्म स्थान था, लेकिन अब वह उनका अंतिम ठिकाना नहीं रहा। उनके भीतर एक नया भाव जाग चुका था, अन्वेषण। उन्हें अंदाजा नहीं था कि यह जिज्ञासा उन्हें हजारों किलोमीटर दूर भारत की धरती तक ले जाएगी। लेकिन कहानी अब और खतरनाक होने वाली है। 70,000 साल पहले अफ्रीका के सींग जैसे उभरे हिस्से, आज का इथियोपिया और इरिट्रिया के किनारे खड़े कुछ मानव पहली बार समुद्र को देख रहे थे। उनके सामने था रेड सी। आज यह समुद्र लगभग 300 किलोमीटर चौड़ा है, लेकिन उस समय पृथ्वी एक बर्फीले युग से गुजर रही थी। समुद्र का स्तर नीचे था। बाब एल मंदेब जलड मरुमध्य सिर्फ 20 से 30 किलोमीटर चौड़ा। फिर भी यह कोई छोटी दूरी नहीं थी। इन आदिम मानवों के पास न नावों का विज्ञान था, न दिशा बताने वाला कोई उपकरण, लेकिन उनके पास था जीवित रहने का संकल्प। कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि उन्होंने लकड़ी के तनों, सरकंडों और जानवरों की खाल से अस्थाई बेड़े बनाए होंगे। शायद वे पूरी तरह समुद्र पार नहीं कर रहे थे, बल्कि बीच बीच में उभरे छोटे द्वीपों का सहारा ले रहे थे। कल्पना कीजिए, रात का अंधेरा, लहरों की आवाज और एक छोटा सा समूह जो अज्ञात जल में बह रहा है। अगर तूफान आता तो कोई बचाव नहीं। अगर वे रास्ता भटक जाते तो कोई लौटने का अवसर नहीं। लेकिन वे पार पहुंचे, और जैसे ही उनके कदम अफ्रीका से बाहर पड़े, मानव इतिहास बदल गया। अरब प्रायद्वीप की धरती पर उनका स्वागत किसी हरियाली ने नहीं किया। यह एक कठोर, सूखा और पत्थरीला इलाका था, लेकिन यहां एक रणनीति काम आई, समुद्र किनारे किनारे चलना। यह था मानव का पहला कोस्टल हाईवे। समुद्र भोजन देता था, मछलियां, शंख, केकड़े। रेगिस्तान की तुलना में यह सुरक्षित था। धीरे धीरे वे अरब के दक्षिणी तट से ओमान की ओर बढ़े। हर पीढ़ी कुछ और आगे बढ़ती गई। यह कोई एक दिन की यात्रा नहीं थी, यह सदियों तक चलने वाली धीमी प्रगति थी। लेकिन यहाँ एक रहस्य है। क्या यह पहली और एकमात्र सफल समुद्री छलांग थी? पुरातत्व के कुछ प्रमाण बताते हैं कि इससे पहले भी मानव अफ्रीका से निकले थे, लेकिन वे टिक नहीं पाए। क्यों? क्या वे जलवायु के शिकार हुए या किसी अन्य मानव प्रजाति से हार गए? इतिहास चुप है। इतना तय है, रेड सी पार करने वाली यह लहर अलग थी। यह लहर रुकी नहीं। इसके कदम अब भारत की दिशा में बढ़ रहे थे, और रास्ते में उनका सामना होने वाला था प्रकृति की सबसे भयानक आपदा से। रेड सी पार करने के बाद मानव अब एक नई दुनिया में थे, लेकिन यह दुनिया आसान नहीं थी। अरब प्रायद्वीप, रेत, चट्टानें और जलती हुई हवाएं। दिन में तापमान असहनीय, रात में हड्डियां कंपा देने वाली ठंड। फिर भी वे रेगिस्तान के बीच नहीं गए। उन्होंने चुना समुद्र का रास्ता। इसे आज वैज्ञानिक कहते हैं सदर्न कोस्टल राउट। यह मार्ग था अरब के दक्षिणी तट से ओमान, फिर ईरान के मकरान तट, और आगे बढ़ते हुए सिंध और गुजरात तक। समुद्र उनके लिए सिर्फ पानी नहीं था, वह जीवन की गारंटी था। जहां समुद्र था वहां भोजन था, शंख, केकड़े, मछलियां, जिन्हें पकड़ने के लिए बड़े हथियारों की जरूरत नहीं थी। यह रणनीति अद्भुत थी।
रेगिस्तान के खतरों से दूर रहो, किनारे किनारे चलते रहो। लेकिन यह यात्रा एक पीढ़ी में पूरी नहीं हुई। दशकों, शायद सदियों तक छोटे छोटे समूह आगे बढ़ते रहे। हर नई पीढ़ी अपने पूर्वजों से थोड़ा और आगे चली। यह कोई एक महान अभियान नहीं था, यह धीरे धीरे फैलता हुआ मानवीय विस्तार था। और फिर वे पहुंचे उस भूमि पर जिसे हम आज भारत कहते हैं। लेकिन यहां एक गहरा रहस्य है। जब वे भारत पहुंचे, क्या यह भूमि खाली थी? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि लाखों साल पहले होमो इरेक्टस भारत में रह चुका था। क्या उनके अवशेष अभी भी जंगलों और घाटियों में मौजूद थे? क्या उनका सामना हुआ, या तब तक वे विलुप्त हो चुके थे? हम निश्चित नहीं हैं, लेकिन पुरातात्विक प्रमाण बताते हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश और दक्षिण भारत के तटों पर बहुत प्राचीन पत्थर के औजार मिले हैं जो इस प्रारंभिक माइग्रेशन से जुड़े हो सकते हैं। यह संकेत देता है कि भारत केवल एक पड़ाव नहीं था, यह एक शरण स्थली बन चुका था। यहां विविध जलवायु थी, नदियां, जंगल, पहाड़, तट। मानव के लिए यह भूमि अवसरों से भरी थी। लेकिन जैसे ही वे बसने लगे, प्रकृति ने एक ऐसा प्रहार किया जिसने पूरी मानव जाति को लगभग समाप्त कर दिया। एक विस्फोट इतना विशाल कि उसने सूरज को धुंधला कर दिया और उसकी राख भारत की धरती पर भी गिरी। करीब 74,000 साल पहले, जब मानव भारत की धरती पर अपने कदम जमा ही रहा था, धरती के एक और कोने में प्रकृति अपनी सबसे भयानक तैयारी कर रही थी। स्थान था आज का इंडोनेशिया, एक विशाल ज्वालामुखी जिसे हम आज टोबा सुपर वोल्केनो के नाम से जानते हैं। और फिर वह फटा। यह कोई साधारण विस्फोट नहीं था, यह था पृथ्वी के इतिहास के सबसे बड़े ज्वालामुखीय विस्फोटों में से एक। लावा, गैस और राख इतनी मात्रा में आसमान में पहुंची कि सूरज महीनों तक धुंधला पड़ गया। वैज्ञानिक इसे कहते हैं वॉल्केनिक विंटर। धरती का तापमान अचानक गिर गया, फसलें नहीं थीं, शिकार कम हो गया, पौधे सूख गए, राख के बादल भारत तक पहुंचे। आज आंध्र प्रदेश के ज्वालापुरम क्षेत्र में टोबा की राख की मोटी परतें मिली हैं। लेकिन यहां कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। इन राख की परतों के नीचे और ऊपर मानव द्वारा बनाए गए पत्थर के औजार मिले हैं। मतलब विस्फोट से पहले भी मानव यहां थे और विस्फोट के बाद भी। तो क्या मानव इस वैश्विक आपदा से बच गया? कुछ वैज्ञानिक मानते हैं कि टोबा ने मानव आबादी को घटाकर सिर्फ 5,000 से 10,000 व्यक्तियों तक सीमित कर दिया था। इसे कहते हैं जेनेटिक बॉटलनेक। डीएनए विश्लेषण दिखाता है कि आज पूरी मानव जाति की आनुवंशिक विविधता बहुत कम है, जैसे हम सब एक छोटे समूह के वंशज हों। क्या यह टोबा का परिणाम था? विवाद अभी भी जारी है। कुछ शोध बताते हैं कि प्रभाव इतना विनाशकारी नहीं था जितना पहले माना गया, लेकिन इतना निश्चित है यह एक कठिन समय था। और अगर उस समय भारत में मौजूद मानव समूह जीवित बचा, तो शायद भारत मानव अस्तित्व की एक शरण स्थली बन गया था। कल्पना कीजिए, आसमान राख से भरा है, सूरज धुंधला है और एक छोटा सा मानव समूह आग के चारों ओर बैठा है। वे नहीं जानते कि दुनिया के दूसरे हिस्सों में कितनी तबाही हुई है। वे बस इतना जानते हैं उन्हें जीवित रहना है, और उन्होंने वही किया। लेकिन इस संकट के बाद मानव केवल जीवित नहीं रहा, वह बदला। और अब उस बदलाव का रहस्य छिपा है हमारे डीएनए में। अगर हम समय में पीछे नहीं जा सकते, तो हम अतीत को कैसे जानें? उत्तर छिपा है हमारे भीतर,
हर इंसान की हर कोशिका में मौजूद है एक कहानी, डीएनए की कहानी। और यही डीएनए बताता है हम सब की जड़ें अफ्रीका में हैं। वैज्ञानिक जब दुनिया भर के लोगों का आनुवंशिक अध्ययन करते हैं तो एक दिलचस्प पैटर्न उभरता है। भारत के करोड़ों लोगों में एक विशेष आनुवंशिक चिन्ह पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रियल हैप्लोग्रुप एम। यह वही जेनेटिक लिनिएज है जो अफ्रीका से निकली पहली सफल मानव लहर से जुड़ी है। मतलब आज भारत की 60 से 70% आबादी सीधे उसी प्राचीन प्रवास की वंशज है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वैज्ञानिकों ने मानव जीनोम को गहराई से पढ़ा तो एक चौंकाने वाली बात सामने आई। हम पूरी तरह शुद्ध होमोसेपियंस नहीं हैं। हमारे डीएनए में निएंडरथल और डेनिसोवन के अंश मौजूद हैं। यह कैसे संभव है? जब अफ्रीका से निकले हमारे पूर्वज मध्य पूर्व और एशिया के रास्ते आगे बढ़े तो उनका सामना अन्य मानव प्रजातियों से हुआ। यह सिर्फ प्रतिस्पर्धा नहीं थी, कहीं कहीं यह मेल भी था। इंटरब्रीडिंग यानी अलग अलग मानव प्रजातियां एक दूसरे के साथ प्रजनन करती रहीं। आज भारत और एशिया के लोगों में डेनिसोवन डीएनए के संकेत मिलते हैं, खासकर कुछ आदिवासी समूहों में। इसका अर्थ है भारत पहुंचने से पहले या भारत के भीतर ही हमारे पूर्वजों ने अन्य मानव समूहों से संपर्क किया। कल्पना कीजिए, एक दुनिया जहां अलग अलग मानव प्रजातियां एक ही आकाश के नीचे रहती थीं। कोई किताब नहीं थी, कोई इतिहास दर्ज नहीं था, लेकिन जीनों ने वह कहानी सहेज ली। डीएनए हमें यह भी बताता है कि अफ्रीका से निकली वह लहर बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि आज पूरी मानवता उसी सीमित आनुवंशिक विविधता को साझा करती है। यानी हम सब, चाहे किसी भी देश, जाति या रंग के हों, एक छोटे से अफ्रीकी समूह के वंशज हैं। भारत की धरती पर उन जीनों ने नई पहचान पाई, नई भाषाएं, नई संस्कृतियां, नए समुदाय बने। लेकिन मूल कहानी वही रही, एक यात्रा। और अब सवाल यह है, क्या भारत केवल एक शरण स्थली था या यहां मानव ने खुद को बदलना शुरू किया? जब अफ्रीका से निकले वे छोटे से मानव समूह भारत की धरती पर पहुंचे तो यह सिर्फ एक नया भूभाग नहीं था, यह था एक विशाल प्रयोगशाला। उत्तर में हिमालय की ऊंची दीवारें, पश्चिम में शुष्क मैदान, पूर्व में घने जंगल और दक्षिण में समुद्र से घिरा प्रायद्वीप। ऐसी विविधता शायद ही कहीं और थी। यहां जीवित रहने के लिए मानव को बदलना पड़ा। अफ्रीका के खुले घास के मैदानों में शिकार की रणनीति अलग थी, लेकिन भारत के जंगलों में घात लगाकर शिकार करना सीखना पड़ा। नदियों के किनारे बसना पड़ा, मौसम के साथ तालमेल बैठाना पड़ा। यहीं से शुरू हुआ मानव का अनुकूलन। भारत में मिले प्राचीन पत्थर के औजार बताते हैं कि यहाँ तकनीक में निरंतर सुधार हुआ। माइक्रोलिथ्स, छोटे धारदार पत्थर के औजार यहीं विकसित हुए। ये औजार हल्के थे, तेज थे और अधिक कुशल। यह केवल उपकरणों का विकास नहीं था, यह सोच का विकास था। लेकिन भारत की भूमिका इससे भी बड़ी थी। यहीं से आगे बढ़ी एक नई यात्रा। करीब 65,000 साल पहले मानव समूह दक्षिण पूर्व एशिया की ओर बढ़े, फिर इंडोनेशिया और अंततः ऑस्ट्रेलिया। यह अविश्वसनीय लगता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में मानव के सबसे पुराने प्रमाण इसी समय के हैं। मतलब भारत केवल गंतव्य नहीं था, यह एक पुल था, एक गेटवे जिसने मानव को एशिया और उससे आगे की दुनिया तक पहुंचाया। लेकिन इस विस्तार के दौरान मानव अकेला नहीं था। भारत की धरती पर शायद पहले से मौजूद थे
अन्य मानव समूहों के अवशेष। और जैसे जैसे जलवायु बदलती रही, नदियां दिशा बदलती रहीं, जंगल फैलते और सिकुड़ते रहे, मानव भी बदलता गया। यही भाषा की शुरुआती संरचनाएं बनी, यही सामूहिक शिकार और सामाजिक बंधन मजबूत हुए। भारत ने मानव को केवल आश्रय नहीं दिया, उसने उसे आकार दिया। लेकिन यहाँ एक अनसुलझा सवाल अब भी बाकी है। क्या भारत वास्तव में खाली था जब वे पहुंचे, या यहाँ पहले से कोई और कहानी चल रही थी? और अगर थी तो उसका क्या हुआ? जब अफ्रीका से निकले होमो सेपियंस भारत की धरती पर पहुंचे, तो क्या वे सचमुच अकेले थे, या यह भूमि पहले से किसी और की थी? यह सवाल मानव इतिहास के सबसे रहस्यमय अध्यायों में से एक है, क्योंकि भारत में मानव की कहानी 70,000 साल से भी पुरानी हो सकती है। करीब 15 लाख साल पहले होमो इरेक्टस नामक मानव प्रजाति अफ्रीका से निकलकर एशिया तक पहुंच चुकी थी। चीन, इंडोनेशिया और शायद भारत के कुछ हिस्सों में भी उनके अस्तित्व के संकेत मिलते हैं। नर्मदा घाटी से मिला एक प्राचीन खोपड़ी का जीवाश्म, जिसे कुछ वैज्ञानिक नर्मदा मानव कहते हैं, संकेत देता है कि भारत में लाखों साल पहले भी कोई मानव जैसा जीव मौजूद था। लेकिन वह कौन था? होमो इरेक्टस या किसी और प्रजाति का सदस्य? इसका उत्तर अभी भी विवादित है। अगर भारत में पहले से कोई मानव प्रजाति थी, तो जब होमो सेपियंस यहां पहुंचे, क्या उनका सामना हुआ? क्या संघर्ष हुआ, या वे धीरे धीरे एक दूसरे में समा गए? यूरोप में निएंडरथल और होमो सेपियंस का सामना हुआ था, और डीएनए बताता है कि वहां मेल भी हुआ। तो क्या भारत में भी कुछ ऐसा ही हुआ? आज तक भारत में निएंडरथल या डेनिसोवन के सीधे जीवाश्म नहीं मिले, लेकिन आनुवंशिक संकेत बताते हैं कि एशिया में कहीं ना कहीं इन प्रजातियों के साथ संपर्क हुआ था। संभव है भारत उस संपर्क का एक हिस्सा रहा हो। लेकिन एक और संभावना भी है। हो सकता है कि जब आधुनिक मानव भारत पहुंचे, तब तक पुरानी प्रजातियां विलुप्त हो चुकी थीं। जलवायु परिवर्तन, संसाधनों की कमी या प्रतिस्पर्धा ने उन्हें पहले ही समाप्त कर दिया हो, और फिर भारत एक खाली मंच बन गया हो जहां नई मानव प्रजाति ने अपनी कहानी शुरू की। लेकिन इतिहास कभी पूरी तरह खाली नहीं होता। यह संभव है कि कुछ प्राचीन तकनीकें, कुछ शिकार की विधियां, कुछ जीवित रहने की रणनीतियां नई पीढ़ी ने पुरानी प्रजातियों से सीखी हों। सीधे प्रमाण नहीं है, लेकिन संकेत मौजूद हैं। भारत की धरती चुप है, लेकिन उसकी मिट्टी के भीतर अब भी रहस्य छिपे हैं। और जैसे जैसे नई खुदाइयां होती हैं, नई तकनीकें विकसित होती हैं, शायद एक दिन हमें यह उत्तर मिल जाए। लेकिन अब कहानी एक और मोड़ लेने वाली है, क्योंकि भारत की कहानी सिर्फ पहली लहर तक सीमित नहीं रही। तो आखिर अफ्रीका से निकले वे कुछ 100 लोग हमारे लिए क्या मायने रखते हैं? अगर वे रेड सी पार न करते, अगर वे अरब के तटों पर हार मान लेते, अगर टोबा का विस्फोट उन्हें मिटा देता, तो आज हम यहां नहीं होते। भारत की धरती पर जो पहली आग जली थी, वह सिर्फ गर्मी के लिए नहीं थी, वह अस्तित्व की घोषणा थी। हमारी त्वचा का रंग अलग हो सकता है, हमारी भाषाएं अलग हो सकती हैं, हमारी परंपराएं अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारी जड़ें वो एक ही कहानी से जुड़ी हैं। हम सीमाओं से पहले के लोग हैं, हम नक्शों से पहले की यात्रा हैं। भारत की पहचान किसी एक पल में नहीं बनी, वह 70,000 साल की निरंतर चाल का परिणाम है। और शायद मानवता का सबसे बड़ा सत्य यही है, हम सब एक ही साहसिक निर्णय की संतान हैं। एक कदम अफ्रीका से बाहर, और वही कदम आज भी हमें आगे बढ़ने की याद दिलाता है। अगर आपको यह यात्रा रोचक लगी, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
ताकि लोग जान सकें कि हम सब एक ही कहानी के हिस्से हैं। और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली बार हम खोलेंगे मानव इतिहास का एक और रहस्य। क्या सच में मानव ने पृथ्वी से पहले चांद पर जीवन के संकेत खोजे थे? मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में।